नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है अर्थव्यवस्था की इस क्लास में। दोस्तों आज पढ़ेंगे अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। जैसे कि आपको मालूम होगा, अर्थशास्त्र की परिभाषा जानते ही हैं। अर्थशास्त्र यानी धन का विज्ञान बोल सकते हैं, है ना। मनुष्य की जो आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करता है ना, उसे क्या बोलेंगे? अर्थशास्त्र कहते हैं। और अर्थशास्त्र के नियम और सिद्धांतों का व्यवहारिक प्रयोग क्या कहलाता है? आपका अर्थव्यवस्था कहलाता है। जब कभी भी अर्थशास्त्री लोग कोई भी सिद्धांत बनाएंगे, नियम बनाएंगे, तो उसका जब व्यवहारिक रूप से प्रयोग करते हैं तो क्या कहलाता है? आपका इकोनॉमी कहलाता है। ठीक है, तो आज हम देखेंगे जो आर्थिक गतिविधियां हैं, है ना। आर्थिक गतिविधि मतलब जिसका संबंध धन से हो, है नहीं। आर्थिक गतिविधि को हम अगर बांटे का वर्गीकरण करें या अर्थव्यवस्था के क्षेत्रकों का वर्गीकरण करें तो 3 रूपों में होता है। ठीक है, साथ ही दोस्तों आप इस क्लास के बाद जान सकेंगे कि अर्थव्यवस्था के जो प्राथमिक क्षेत्र क्या है, द्वितीय क्षेत्र क्या है, तृतीय क्षेत्र क्या है ना। हमेशा से कंफ्यूजन करता है तृतीय क्षेत्र विशेष रूप से, है ना। स्थावर संपदा किसे कहते हैं? आप लोगों ने कभी सुना नहीं होगा। निर्माण में क्या अंतर है, ये भी आप लोगों ने बहुत ही कम देखे होंगे, है ना। रियल एस्टेट किसे कहते हैं, ये भी आपको कहीं ना कहीं परेशान करता है नहीं। स्थावर संपदा किसे कहते हैं, जिसे मैंने बताया। ठीक है, स्थावर संपदा का क्या होता है, किसे कहते हैं, ये सब के सब इस क्लास के अंत में जानेंगे। साथ में ये भी जानेंगे कि अर्थव्यवस्था के जो 3 सेक्टर होंगे, प्राथमिक सेक्टर, द्वितीय सेक्टर और तृतीय सेक्टर, इन तीनों क्षेत्रकों का हमारे देश के, है ना, जीडीपी में कितना योगदान है ना। और साथ ही साथ देखेंगे कि देश की जीडीपी और राज्य की जीडीपी में किन किन क्षेत्रों का किस प्रकार से योगदान है। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। सीजीपीएससी तैयारी करें चाहे व्यापम की तैयारी करें, दोनों के लिए यह वीडियो बहुत ही उपयोगी है। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र मैंने बताया ना, आर्थिक गतिविधियों को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, बहुत इजी वे में बताऊंगा, आपको समझ में ना ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था के आर्थिक गतिविधियों को 3 भागों में बांटेंगे। पहला होगा प्राथमिक क्षेत्र, क्या होगा? प्राइमरी सेक्टर, प्राथमिक क्षेत्र। ठीक, और दूसरा क्या होगा? द्वितीय क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र। और तीसरा होगा तृतीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र को कृषि एवं कृषि संबद्ध क्षेत्र भी बोलते हैं। कृषि एवं कृषि संबद्ध भी क्षेत्र भी बोलते हैं। कृषि एवं कृषि संबद्ध, कृषि एवं एग्रीकल्चर रिलेटेड सेक्टर, है ना, कृषि संबद्ध क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है, द्वितीय क्षेत्र को बोलेंगे औद्योगिक क्षेत्र बोलेंगे। क्या बोलेंगे? औद्योगिक क्षेत्र। क्यों औद्योगिक क्षेत्र बोलेंगे, अभी थोड़ी देर में आपको क्लियर हो जाएगा। और तृतीय क्षेत्र को बोलते हैं जो दोनों क्षेत्रों का क्या करता है? हेल्प करता है, यानी इसको सेवा क्षेत्र बोलेंगे। क्या करेगा? सेवा उपलब्ध कराएगा, इसको सेवा क्षेत्र भी बोलते हैं। ठीक, तो अर्थव्यवस्था के, चाहे छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था बोले चाहे भारत की अर्थव्यवस्था बोले, अर्थव्यवस्था क्षेत्र को कितने भागों में बांटा गया है? आर्थिक गतिविधियों के आधार पर 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। ठीक है, तो प्राथमिक क्षेत्र किसे बोलेंगे? जहां प्राकृतिक संसाधनों को उत्पाद के रूप में प्रयोग होता है, यानी हम जहां कहीं भी प्राकृतिक संसाधनों का सीधा दोहन करते हैं। ठीक है, जैसे कि खेती से जब हम फसल उत्पादन करते हैं, है नहीं, तो ये क्या होता है? एक प्रकार से ये प्राकृतिक संसाधनों का, जल का, वायु का, है ना, मृदा का उपयोग करके हम उत्पादन कर रहे हैं ना। तो जो प्राकृतिक संसाधनों के सीधे दोहन से संबंधित होते हो, है ना, उसे क्या कहते हैं? प्राथमिक क्षेत्र कहेंगे। ठीक है, या फिर यूं बोले प्राकृतिक संसाधनों को उत्पाद के रूप में प्रयोग करता है ना। प्राकृतिक नेचुरल रिसोर्सेस को, प्राकृतिक संसाधनों को, वह क्षेत्र जहां प्राकृतिक संसाधनों का, है ना, प्राकृतिक संसाधनों का उत्पाद के रूप में प्रयुक्त होता है। उत्पाद के रूप में प्रयोग, सीधा प्रोडक्शन के होता है ना। ठीक, क्लियर। या फिर प्राकृतिक संसाधनों का प्रत्यक्ष दोहन हो, है ना, प्राकृतिक संसाधनों का सीधा दोहन किया जाता हो, है ना। वे सेक्टर या वह क्षेत्र जहां प्राकृतिक संसाधनों का प्रत्यक्ष दोहन, ठीक, डायरेक्टली, है ना, यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, डायरेक्ट यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, ये क्या कहलाता है? आपका प्राइमरी सेक्टर कहलाता है। ठीक, प्रश्न आ चुका है प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या इसके उप क्षेत्र होंगे। ठीक, तो प्राथमिक क्षेत्र के उप क्षेत्र कौन कौन से होंगे? ठीक है, सब सेक्टर बोल सकते हैं।
पहला तो कृषि होगा, जो बताया ना कृषि। दूसरा क्या होगा, वानिकी पेड़ पौधा। तीसरा होगा पशुपालन, है ना, पशुपालन भी, ठीक है। चौथा होगा मत्स्य, मत्स्य पालन, है ना, मत्स्य उद्योग भी बोल सकते हैं इसको। और पांचवा होगा, थोड़ा सा डिफरेंट है, खनन एवं उत्खनन, ठीक है, माइनिंग, है ना, खनन एवं उत्खनन। क्लियर है, ठीक। अब देखो कृषि में भी हम लोग क्या करेंगे, प्राकृतिक संसाधनों को सीधा उत्पाद के रूप में प्रयोग करेंगे, है ना। कृषि जब करते हैं तो हम लोग जल का प्रयोग करेंगे, मिट्टी का प्रयोग करेंगे, सीधा हम लोग क्या करेंगे, प्रयोग करके क्या करेंगे, प्रत्यक्ष संसाधनों का प्रयोग करेंगे और सीधा उत्पाद के रूप में होगा। जो फसलें आएंगी हमको सीधा उत्पाद के रूप में, जैसे कि गेहूं आपका चावल मिला, समझिए चावल का सीधा क्या करेंगे, उत्पाद के रूप में प्रयोग करेंगे, है ना। पशु मिले तो पशु से दूध का उपयोग करेंगे, है कि नहीं। मछली का पालन करेंगे, उससे सीधा हम प्रोडक्शन के रूप में प्रयोग करेंगे। तो ये क्या कहलाएगा, आपका प्राथमिक क्षेत्र कहलाएगा। आई बात समझ में, ठीक। खनन एवं उत्खनन को याद रखना, व्यापक में 3 से 4 बार पूछा जा चुका है। प्राथमिक क्षेत्र में आता है, याद रखना, खनन एवं उत्खनन व्यापक में आ चुका है प्रश्न, भाई याद रखेगा, ठीक है। तो कृषि, वानिकी, है ना, वनों से हमको वनोपज प्राप्त होगा, पशुपालन से दूध वगैरह जो प्राप्त होगा, चमड़े प्राप्त होंगे, है ना। और मत्स्य पालन करेंगे तो मछली प्राप्त होगा। खनन से कोयला, पेट्रोलियम वगैरह जितने भी क्या होगा, ये सब के सब जो कोल है, बॉक्साइड है, खनिज के रूप में जो प्राप्त होंगे, क्या होंगे, सबके सब खनन होंगे। खनन और उत्खनन से प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो प्राथमिक क्षेत्र बहुत इजी है, ठीक। अब द्वितीय क्षेत्र क्या करता है, यह वह क्षेत्र है जहां पे प्राथमिक क्षेत्र के जो उत्पादों का, है ना, उत्पादों को कच्चे माल के रूप में, रॉ मटेरियल के रूप में प्रयोग करते हैं। तो उद्योग होता क्या है, उद्योग में आपने एक चीज देखा होगा, उद्योग में कोई ना कोई चीज आप क्या करेंगे, कच्चे माल के रूप में इनपुट करेंगे कुछ ना कुछ, और आपको क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा, है ना। उद्योग में तो कच्चे माल को क्या करते हैं हम लोग, इनपुट के रूप में लेते हैं, ठीक, उसका प्रोसेसिंग करते हैं और आउटपुट मिलेगा हमारा, क्या होगा, एक प्रकार से उत्पाद हुआ। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, उद्योग बोलते हैं। क्लियर है। तो औद्योगिक क्षेत्र क्या होता है, वह क्षेत्र जहां प्राथमिक क्षेत्र को कच्चे माल के रूप में उपयोग करते हैं, क्या कहलाता है, द्वितीयक क्षेत्र कहलाता है ना। प्राथमिक से द्वितीयक बनेगा, ठीक है। आप यहाँ कच्चे माल को प्राथमिक ऐसा भी लिख सकते हैं, फ्लो चार्ट बनाएंगे तो प्राथमिक, ठीक है। ये उत्पाद कुछ ना कुछ बनेगा, इसमें भी उत्पाद बनता है। इस उत्पाद का प्रयोग हम सीधा करते हैं, है ना। कोई भी कारखाने या माइंस में इसके प्रोडक्ट को नहीं ले जाते, मान लो सीधा खाते हैं, है ना। जैसे चावल है, सिंपल सी बात है, धान से चावल निकाल के उपयोग कर लेते हैं, दूध का सीधा उपयोग कर लेते हैं, वनोपज सीधा लकड़ी का सीधा उपयोग कर लेते हैं, मछली का सीधा उपयोग कर लेते हैं, कोयला वगैरह का हम लोग क्या करते हैं, सीधा उपयोग कर लेते हैं। लेकिन उद्योग में क्या होता है, हमेशा कच्चा माल होगा और उत्पाद के रूप में आउटपुट होगा आपका, ठीक। तो द्वितीय क्षेत्र में क्या क्या आता है, कई बार प्रश्न आए हैं। पहला तो निर्माण, जितने भी निर्माण होता है। दूसरा है विनिर्माण, ठीक है, विनिर्माण। और तीसरा है आपका विद्युत गैस जलापूर्ति, इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत गैस एवं जलापूर्ति बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना। विद्युत को ऐसा लगता है कि, और विद्युत को इसलिए उद्योग में ले रहे हैं क्योंकि हम लोग अगर कोयला से विद्युत उत्पादन करेंगे तो कोयला कच्चे माल के रूप में होगा, है ना। उससे क्या होगा, हीट जनरेट होगा, है ना। उसके भाप से क्या करेंगे, टरबाइन चलता है। तो कुल मिलाकर के उद्योग हुआ कि नहीं हुआ, कोयला को कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया। गैस भी एक प्रकार से, ठीक है, गैस भी एक प्रकार से उद्योग को दर्जा देंगे। जलापूर्ति, है ना, जलापूर्ति, पानी तो हमको निःशुल्क मिल जाता है, लेकिन पानी क्या करते हैं, पाइप के माध्यम से, या फिर उसका क्या करेंगे, उसमें ढेर सारा सेटअप लगा करके घर घर तक जलापूर्ति करते हैं या वाटर सप्लाई करते हैं। तो ये सब के सब क्या हो गई, कौन सा दर्जा में आएगा, आपका द्वितीय क्षेत्र में आएगा। देखो निर्माण जो होता है ना, निर्माण और विनिर्माण में अंतर है, आपको कहीं भी बहुत कंफ्यूज करता है ना। एक बार पीएससी प्री में आ चुका है, 16-17 में आया है कि विनिर्माण के अंतर्गत क्या क्या आता है करके। तो निर्माण और विनिर्माण दोनों बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट है, याद रखना, ठीक है। निर्माण अलग होता है और विनिर्माण अलग होता है। आई बात समझ में। तो निर्माण हमेशा याद रखना, निर्माण अचल संपत्ति का होता है। अचल संपत्ति मतलब फिक्स्ड, और विनिर्माण क्या होता है, चल संपत्ति का होता है। आप एग्जांपल ये बता रहा हूं, जैसे कि भवन को उठाकर नहीं जा सकते ना, तो भवन का निर्माण होगा। कभी भी निर्माण को बोलते हैं कंस्ट्रक्शन, क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्शन, है ना। और विनिर्माण क्या बोलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग,
ये तो आप लोगों ने सुना ही होगा। कंस्ट्रक्शन कभी बोलते हैं रोड अंडर कंस्ट्रक्शन, है ना, द रोड इज अंडर कंस्ट्रक्शन बोलते हैं, ब्रिज इज अंडर कंस्ट्रक्शन बोलते हैं, क्यों बोलते हैं प्लेटफॉर्म अंडर कंस्ट्रक्शन, क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो क्या है, अचल संपत्ति है, यानी अपनी जगह में स्थापित रहता है, उसको हम लोग दूसरी जगह चला कर नहीं ले जा सकते, ऐसा समझिए, ठीक है। तो निर्माण यानी कंस्ट्रक्शन हमेशा अचल संपत्ति को होता है, जैसे कि भवन निर्माण, लिख लेना, भवन निर्माण, पुल निर्माण, ठीक है, इत्यादि। विनिर्माण किसका होता है, चल संपत्ति का, जैसे मार्कर है, मार्कर का हमेशा मैन्युफैक्चरिंग होगा, ठीक है, क्लियर। मैन्युफैक्चरिंग इसलिए होगा क्योंकि मैं इसको जहां यहां से उठाकर कहीं पर भी ले जा सकता हूं, ठीक। मोबाइल फोन आपके, है ना, मोबाइल फोन में कभी भी मैन्युफैक्चरर का नाम लिखा रहता है ना, कंस्ट्रक्टर का नाम नहीं होता है, कभी ऐसा नहीं पढ़े होंगे, है ना, मैन्युफैक्चरिंग होता है। तो हमेशा ऐसी चीजें जो मोबाइल हो, यानी जो अपने जगह से दूसरी जगह जा सकती है, यानी चल संपत्ति का क्या होता है, विनिर्माण होता है। जैसे कि मोटर कार है, वाहन है, एग्जाम्पल क्या आप लिख सकते हैं, मोटर कार, है ना, जितने भी आपके इत्यादि, मोटर कार मतलब समझ जाएंगे कि क्या है, चल संपत्ति है एक प्रकार से, ठीक है। संचार साधन, ये सब की चल संपत्ति है, ठीक। विद्युत बता दी ना कैसे उद्योग है, क्योंकि हम लोग कच्चे माल के रूप में या तो वाटर को लेंगे या तो कोल को लेंगे, है ना, उससे टरबाइन चलेगी और उससे क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा, ठीक है। तो ये क्या है, विद्युत, गैस भी वही प्रक्रिया है, और उसके बाद जल आपूर्ति। तो प्राथमिक क्षेत्र जब कच्चे माल के रूप में प्रयोग होता है, किसका प्रयोग होता है, द्वितीय क्षेत्र का प्रयोग होता है, और उत्पाद के रूप में हमें एक नया प्रोडक्ट मिलता समझिए, वो क्या कहलाएगा, आपका द्वितीय क्षेत्र कहलाएगा, ठीक। अब तृतीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र में आपको हमेशा कंफ्यूजन रहता है ना, इसमें क्या होता है, तृतीय क्षेत्र में सेवाओं का उत्पादन होता है, प्रोडक्शन ऑफ सर्विस, सेवाओं का उत्पादन, ठीक। सेवाओं का उत्पादन कैसे बताया था ना, सेवा क्या है, अदृश्य चीजें हैं, है ना, क्या होती है सेवा, क्या है, एक प्रकार से अदृश्य होती है, जो क्या करती है, मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। जैसे ठीक है, आप कोचिंग पढ़ रहे हैं तो सेवा है, दिखाई आपको देता है क्या, नहीं दिखाई देता, है ना। तो सेवा हमेशा अदृश्य होता है, और इसके अंतर्गत सेवाओं का उत्पादन होता है। और हमेशा याद रखना, जो तृतीयक सेक्टर है हमेशा प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र का क्या करता है, सहायता करता है, ठीक है। अब प्रश्न आता है प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र का, है ना, इसको फर्स्ट सेकंड ऐसा लिख सकता हूं ना, का मदद करता है, कैसे मदद करेगा, बहुत इजी वे में आपको एग्जांपल देके समझाता हूं। देखो प्राथमिक क्षेत्र में जैसे हमने कृषि से क्या बनाया, कृषि के अंतर्गत हमने फसल उपजाया, क्या उपजाया, अगर चावल है तो सीधा हम क्या कर सकते हैं, उसका उपभोग कर सकते हैं, है ना। लेकिन अगर गेहूं उत्पादन किया तो गेहूं को डायरेक्ट उपयोग नहीं कर सकते, गेहूं को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, है ना, गेहूं को सबसे पहले हमको आटा में परिवर्तित करना पड़ेगा, यानी उद्योग, आई बात समझ लो। अब देखिए प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र का मदद कौन करता है, आपका तृतीय क्षेत्र। जैसे बताया ना, गेहूं का उत्पादन किया, गेहूं को तो डायरेक्टली खा नहीं सकते, है ना, आटा में परिवर्तित हुआ मान के चलिए, ठीक है। आटा में परिवर्तित होने के बाद क्या है, अब ऐसे लोग जो जाहिर सी बात है जिनके पास गेहूं नहीं है, कहां से खरीदेंगे, बाजार से खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे, ठीक है। और बाजार में वस्तु कहां से मिलेगा, व्यापारियों के माध्यम से मिलेगा, है ना, व्यापार के माध्यम से मिलेगा। तो कुल मिलाकर के जो देखो, जो प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र से बने उत्पादों का मदद कौन करता है, व्यापार कौन उपलब्ध कराता है, आप ये बोले व्यापार उपलब्ध कराता है ना, व्यापार, है ना, प्राथमिक या द्वितीय क्षेत्र में क्या करता है, व्यापार करता भी बोल सकते हो, ठीक है, या हेल्प करता है, मदद करता है, कौन, तृतीय क्षेत्र। सेवाओं का उत्पादन होता है, कभी भी आप दुकान जाते हैं तो वो ना तो प्राथमिक क्षेत्र में आता है ना द्वितीय क्षेत्र में आता है, वो आपके सेवा क्षेत्र में आता है ना। आप कहीं गाड़ी में बैठ के कहीं जा रहे हैं, आप कुछ उसको शुल्क देते हैं, उसका किराया देते हैं, तो सेवा क्षेत्र है ना। घूमने गए, पर्यटन, वो भी सेवा क्षेत्र है ना। आपने बैंकिंग सुविधाएं ली, बैंकिंग भी क्या है, सेवा क्षेत्र है ना। आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो शिक्षा भी क्या है, सेवा है। लोक प्रशासन, जो आपको जितने भी लोग पब्लिक सर्वेंट रहेंगे, आप सेवा क्षेत्र में जाने वाले हैं, याद रखना, ठीक है। अगर नौकरी पाएंगे तो सेवा क्षेत्र में जाएंगे, ठीक। इसके अतिरिक्त और ढेर सारी चीजें हैं जो सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं, और इसका जो फहरिस्त बहुत लंबा है, याद रखिएगा। तृतीय क्षेत्र जो क्या है, बहुत ज्यादा वास्ट है, और ये आपको क्या करेगा, सबसे ज्यादा जो प्रश्न आता है यहीं से आता है, ठीक है, सेवा क्षेत्र से आता है।
अब तृतीय क्षेत्र में क्या कहते हैं, एक बार देख लीजिए। सबसे पहले आता है आपका व्यापार, व्यापार आएगा, ठीक, परिवहन आएगा, है ना, परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन। तीसरा क्या आएगा, रेस्तरां, रेस्तरां, रेस्तरां जो रेस्टोरेंट है इसमें आएगा, है ना, रेस्तरां या होटल, होटल, होटल वगैरह भी इसमें आएगा। चौथा बीमा, वित्तीय सेवाएं, वित्तीय सेवाएं मतलब फाइनेंशियल सर्विसेज, वित्तीय सेवाएं, वित्तीय सेवाएं जैसे कि एक तो बीमा होता है, बीमा ये भी वित्तीय सेवा है, और दूसरा बैंकिंग, ये सब के सब इसमें आएंगे, ठीक। पांचवा आप लिख सकते हैं इसमें लोक प्रशासन, है ना, जो आप लोक पब्लिक सर्वेंट या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन, लोक प्रशासन किस में आता है ये, ठीक है। चिकित्सा सुविधा, चिकित्सा सुविधा, है ना, चिकित्सा, शैक्षणिक सेवाएं, है ना, शैक्षणिक, शैक्षणिक सेवाएं, ठीक, ये सब के सब किस में आएंगे, टर्सरी सेक्टर में आएंगे या सर्विस सेक्टर में आएंगे। आठवां स्थावर संपदा, स्थावर संपदा, स्थावर संपदा को रियल इस्टेट बोलते हैं, बहुत आईएमपी है, ठीक, रियल इस्टेट, अभी थोड़ी देर में बताऊंगा होता क्या है ये, ठीक है। लोक प्रशासन, परिवहन, संचार, संचार सबसे ज्यादा, कम्युनिकेशन सबसे ज्यादा अगर वृद्धि दर देखोगे तो आपको संचार क्षेत्र में मिलेगा। कम्युनिकेशन मोबाइल में बात कर रहे हैं वो उद्योग नहीं है ना, आपको हो सकता है मोबाइल हैंडसेट बन के आया, उद्योग से बन के आता है, मैन्युफैक्चरिंग होके आता है वो, लेकिन अगर जो फोन में बात करते हैं वो क्या है, आपका सर्विस सेक्टर है। आई बात समझ में, क्लियर है। तो एक किसान जो है हो सकता है कि खुद गेहूं का उत्पादन करे, लेकिन कभी कभी आटा को लेकर के खाता है, तो उत्पादन वो प्राथमिक क्षेत्र में करता है, लेकिन जब वो मार्केट में जाकर के क्या करता है, खरीद के आता है, सेवाओं के माध्यम से उसको मिलता है ना। उद्योगपति लोग जो कारखाने स्थापित करते हैं वो औद्योगिक क्षेत्र में आएगा, लेकिन उन्होंने जैसे ही सामान को उत्पादित करके अगर मार्केट में भेज दिया, व्यापार के लिए भेज दिया, तो मान के चलो तृतीय क्षेत्र में आने लगेंगे, ठीक है। इसकी गणना की भी विधियां है ना, हम ऐसा होता है कि हम बार बार उसको काउंट नहीं करते, हम जब कभी करेंगे जीडीपी की गणना देखेंगे ना, जीडीपी की गणना देखेंगे, तीनों सेक्टर का ही क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। जीडीपी मतलब होता ही है कि तीनों सेक्टरों का कितना कितना रुपए का योगदान होता है एक साल के भीतर, यही आपको क्या कहलाएगा, जीडीपी कहलाएगा, ठीक है। संचार यानी कम्युनिकेशन, स्थावर संपदा अंग्रेजी में रियल एस्टेट, एजुकेशनल सर्विसेज, मेडिकल सर्विसेज, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंशियल सर्विसेज, रेस्टोरेंट, ट्रांसपोर्टेशन, है ना, ट्रेड, ठीक है, ये सब क्या होंगे आपके। इसके बाद टूरिज्म, पर्यटन भी हो सकता है, पर्यटन, देखो मेंस में तो कई बार आ गया, तृतीय क्षेत्र में किन किन सेवाओं को शामिल किया जाता है, तो आपको मेंस में लिखना पड़ेगा। तृतीय क्षेत्र क्या करता है, सेवा का उत्पादन करता है, इसके अंतर्गत निम्नलिखित सेवाएं सम्मिलित है, ठीक है। व्यापार, होटल, रेस्टोरेंट, परिवहन, संचार, भंडारण, भंडारण भी होता है, स्टोरेज होता है, कभी कभी देखना भंडारण, भंडारण या स्टोरेज, गोदाम वगैरह कभी कभी देखे होंगे आप लोगों ने। अब यहाँ पे प्रश्न आता है, स्थावर संपदा किसे कहते हैं, जो आपको बहुत कम ही जगह बताएंगे, आप लिख लो। और इसको इसलिए लिख पा रहा हूं क्योंकि आपको सीजीपीएससी जब जीडीपी में योगदान पढ़ेंगे, स्थावर संपदा नाम आता है, क्योंकि उसका इंडिया के संदर्भ में देखेंगे तो तृतीय क्षेत्र में स्थावर संपदा का सबसे ज्यादा योगदान है। वित्तीय सेवाएं और स्थावर संपदा, भारत के जीडीपी में योगदान देखेंगे तो तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत, ठीक है। स्थावर संपदा यानी होता है रियल इस्टेट, क्या होता है, रियल इस्टेट होता है ना। और इसका मतलब होता है भूमि, लैंड, भूमि या भूमि तथा भूमि के ऊपर जितनी भी संपत्तियां हैं, भूमि के ऊपर संपत्तियों को ही क्या बोलते हैं, भूमि के ऊपर की संपत्ति कोई क्या बोलते हैं हम लोग, स्थावर, है ना। स्थावर मतलब जो फिक्स है, स्थावर का अपोजिट जंगम होता है, जानते हो ना हिंदी में। स्थावर का क्या होता है, जंगम। स्थावर मतलब जो एक जगह फिक्स हो गया, और जंगम मतलब जो हिल डुल सकता है, ठीक है। तो भूमि को भी शामिल करते हैं, और भूमि के ऊपर में जितने भी संपत्तियां, यहाँ पे जितने भी भवन है, कोई मिनरल है ना, इस टाइप से चीजों को भी हम लोग उसमें शामिल करते हैं, ठीक है, क्लियर, ठीक। जल भी है तो स्थावर संपत्ति है प्रकार से, है ना, रियल इस्टेट है। और आप लोगों ने देखा होगा जमीन की खरीदी बिक्री सबसे ज्यादा होती है, और उसका मूल्य भी क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। कभी भी आप लोगों ने देखा होगा भवन की खरीदी करेंगे, बिक्री करेंगे, सीधा करोड़ों के भवन होते हैं, है ना। एक ही भवन, एक ही जमीन क्या होता है, अरबों खरबों की जमीनें ही बस होता है। तो इसका योगदान देखेंगे ना, तो इंडिया के संदर्भ में इसका योगदान बहुत ज्यादा है। छत्तीसगढ़ में भी इसका योगदान है ना, छत्तीसगढ़ में भी इसका योगदान है। तृतीय क्षेत्र में सबसे ज्यादा स्थावर संपदा और आवास विधि का है। ये क्लियर हुआ कि नहीं। प्राथमिक क्षेत्र यानी सीधा,
कृषि वानिकी प्रकृति जो हमको सीधे निःशुल्क रूप में मिले, समझिए। जब उसका कच्चे माल के रूप में प्रयोग करेंगे तो द्वितीयक क्षेत्र कहलाएगा, और ये दोनों क्षेत्र का जो क्या करता है, मदद करता है, वो क्या कहलाता है आपका तृतीयक क्षेत्र कहलाता है। आई बात समझ में? क्लियर? अब देखेंगे इन तीनों क्षेत्रों का अर्थव्यवस्था में तीन ही क्षेत्र है, कई जगह पे चतुर्थक क्षेत्र भी दिया रहता है, चतुर्थक है ना, चतुर्थक क्षेत्र, अन्य क्षेत्र में लिख लेंगे चतुर्थक क्षेत्र, यानी होता है इसके अंतर्गत जितने भी आपके जितने भी सूचना प्रौद्योगिकी को लेते हैं, इसके अंतर्गत जितना भी है सूचना या ज्ञान या प्रौद्योगिकी को लेते हैं, ठीक है, इंफॉर्मेशन को लेते हैं, सूचना को चतुर्थक क्षेत्र मानते हैं। और अर्थव्यवस्था में सूचना यानी इंफॉर्मेशन को तो अभी देखे होंगे आप लोगों ने, बहुत बड़ा योगदान है, मालूम है कि नहीं? कहीं पर भी आप देख लो तीनों क्षेत्रों का, ये हालांकि आपको ये सेवा का ही उन्नत रूप है, याद रखना, ये सेवा का ही क्या है, सेवा क्षेत्र का ही क्या है, उन्नत रूप है, उन्नत सेवा क्षेत्र का ही उन्नत रूप है, याद रखना, सूचना प्रौद्योगिकी, ठीक है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बगैर तो, या ज्ञान का क्षेत्र भी बोल सकते हैं, है ना। तो ये क्या है अपने आप में, कई जगह पंचम क्षेत्र भी ले लेते हैं, जितने भी बुद्धिजीवी वर्ग हैं, डॉक्टर है, साइंटिस्ट है, राजनेता है, जो अपने क्षेत्र में विषय विशेषज्ञ है, तो विषय विशेषज्ञों को हम लोग पांचवें क्षेत्र के रूप में कई किताबों में दिया रहता है, ठीक है। तो पांचवें क्षेत्र में आप लोग लिख सकते हैं, वैसे ये बोलचाल की भाषा में है ना, पांचवा क्षेत्र, इसमें हम लोग विषय विशेषज्ञों को लेते हैं, विषय विशेषज्ञ, डॉक्टर, इंजीनियर, राजनेता, कानूनविद, ये सब के सब क्या होते हैं, अपने अपने क्षेत्र के क्या होते हैं, विशेषज्ञों को, एक्सपर्ट्स को लेते हैं, ठीक है। ये क्या है, अर्थव्यवस्था के तीन ही क्षेत्रों को याद रखना, चौथा और पांचवा केवल बोलचाल की भाषा में ही है। आई बात समझ में? अब इसके बाद हम लोग देखेंगे जीडीपी, तीनों सेक्टर से कितने कितने रुपए एक साल में क्या होता है, वस्तु या सेवा का उत्पादन होता है, वही क्या कहलाता है आपका जीडीपी कहलाता है। आई बात समझ में? तो तीनों क्षेत्रों का जीडीपी में योगदान देख लेते हैं, बहुत ही आईएमपी है। चलिए अब देखो, भारत का भी जीडीपी होता है, राज्य का भी जीडीपी होता है ना। जीडीपी मतलब सिंपल बोलचाल की भाषा में, इसमें मैं कम से कम 2 क्लास लूंगा जीडीपी में, है ना। केवल आप ये जानिए, भारत के जो कोई भी देश के जो अर्थव्यवस्था के जो 3 क्षेत्र है, इन तीनों क्षेत्रों से कितने रुपए का वस्तु और सेवा का उत्पादन होता है ना। वस्तु मतलब जान लिया भौतिक चीजें, और सेवा मतलब अभौतिक चीजें, ठीक है। जैसे मान लेते हैं किसी भी देश में 100 रुपए का क्या हुआ, कोई भी चीज का उत्पादन हुआ, तो 100 रुपया इन तीनों सेक्टरों में अगर 100 रुपए को बांटेंगे तो किन किन क्षेत्र से कितना कितना रुपए आया, यही क्या कहलाएगा, कुल मिलाकर के ये उसका अंशदान कहलाएगा। और एक साल के भीतर तीनों क्षेत्रों से जो हमको वस्तु और सेवा मिलता है, गुड्स एंड सर्विसेज जो मिलता है, उसका मौद्रिक मूल्य, है ना। इसमें मैं 2 क्लास लूंगा, मौद्रिक मूल्य क्या कहलाता है, जीडीपी। तो जीडीपी में योगदान देखें अगर, तो कभी कभी हम लोग बोलते हैं भारत के जीडीपी में अगर सबसे ज्यादा योगदान बोले तो हमको ऐसा लगता है भारत तो कृषि प्रधान देश है ना। तो थोड़ा सा लॉजिक लगा करके, हमेशा आप पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको हमेशा फैक्ट पे जाना है ना, जो है उस पे जाना है, ठीक। अगर भारत की जीडीपी में बात करें 19-20 की स्थिति में, मार्च 2020 में, ठीक है, वित्त मंत्रालय द्वारा जो सीएसओ एनएसएसओ ने जो आंकड़ा जारी किया है, उसके हिसाब से मार्च 2020 में जो आंकड़ा जारी हुआ, उसके हिसाब से आपको बता रहा हूं, मार्च 2020 के रिपोर्ट के हिसाब से, है ना, ये बदलते रहते हैं इसलिए बोला हूं मैं, ठीक है। सबसे ज्यादा योगदान, ये तो हमेशा कंफर्म रहेगा कि सबसे ज्यादा योगदान सेवा क्षेत्र का है, बताया ना, ठीक है। बहुत सारी चीजें आपके सेवा में आते हैं, संचार है, स्थावर संपदा, रियल एस्टेट है, ठीक है, सबके सब क्या है, सेवा क्षेत्र में है। तो सबसे ज्यादा सेवा क्षेत्र से आता है ना, जीडीपी में योगदान। दूसरा क्या है, उद्योग से आता है, और तीसरा किससे आएगा, कृषि से आएगा। अगर इसके परसेंटेज की बात करें तो आपका सेवा क्षेत्र से लगभग 55%, है ना। कितना 100 में से कितना रुपए आता है, मान के चलो 55 रुपए सेवा से आता है। उसके बाद द्वितीय क्षेत्र से लगभग 27 रुपए, 27.4, और अगर कृषि बोलेंगे तो लगभग 17.6%, है ना। प्रतिशत बोलेंगे, 1 रुपए बोलेंगे तो पैसे में लगा सकते हैं आप, ठीक है। अगर छत्तीसगढ़ की जीडीपी की बात करें, है ना, एक्चुअल में आजकल जीडीपी से भी ना नया कॉन्सेप्ट हो गया, सीएसओ ने अपना लिया है जीबीए, है ना, ग्रॉस वैल्यू एडेड, है ना। इसी पे ही पूरा फैक्ट रहता है। मैं आप लोगों को समझने के लिए जीडीपी बोल रहा हूं, लेकिन ये पूरा जीबीए में लिखा रहता है।
तो जीवीए मतलब ग्रास वैल्यू एडेड। ये होता क्या है, जीडीपी का ही छोटा भाई है, समझिए जीवीए, ग्रास वैल्यू एडेड, है ना। ऐसी से बिल्कुल थोड़ा सा अंतर है, इसको हम लोग जीडीपी की क्लास में अच्छे से पढ़ेंगे। क्लियर है। वो मेरी जवाबदारी है कि आपको जितने भी नए नए टेक्नोलॉजी आपका इकोनॉमिक्स में आ रहे हैं या फिर गणना की पद्धतियां आ रही हैं, उससे आपको अवगत कराने मेरी जवाबदारी है। ठीक है। तो छत्तीसगढ़ जीडीपी में देखेंगे सबसे ज्यादा उद्योग से आता है, फिर किससे आता है, आपका सेवा से आता है, और उसके बाद आता है कृषि से। उद्योग से लगभग 46% आता है, सेवा से 37%, और आपका कृषि से लगभग 16.8% आता है कि आपका जीडीपी का हिस्सेदारी है सबके साथ। ठीक है। तो 3 क्षेत्रों में भारत में तृतीय क्षेत्र है और सबसे ज्यादा, और कई बार प्रश्न आया है छत्तीसगढ़ में क्या आपको द्वितीय क्षेत्र या उद्योग से आता है। आई बात समझ में। एक प्रश्न और आ सकता है भविष्य में कि भाई ये तो हमने पढ़ लिया प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र, अब इसके अंदर भी ढेर सारे उप क्षेत्र है, तो किन किन क्षेत्र, अब मैंने तो तृतीय क्षेत्र पढ़ लिया, अब तृतीय में किसका सबसे ज्यादा योगदान है, तो इसका जवाब केवल मेरे क्लास में मिलेगा, क्योंकि मैं जो है भारत सरकार का जो इकोनॉमिक्स है उसे उठा करके पढ़ाता हूं, और उसको पढ़ने के लिए आपको बहुत ज्यादा अनुभव चाहिए, क्योंकि वो 400-500 पेज कराता है। ठीक है, वो समझ में। तो तृतीय क्षेत्र में सबसे ज्यादा, अगर इंडिया के संदर्भ में देखेंगे, तृतीय क्षेत्र में और ढेर सारे क्षेत्र हैं, उनमें अगर सबसे ज्यादा योगदान है तो वित्तीय सेवाएं और रियल एस्टेट का है। याद रखिएगा क्या लगाना है, एक साथ फाइनेंशियल सर्विसेज एक साथ लिखना है, वित्तीय सेवाएं सर्वाधिक लिख लेना ना इसमें, वित्तीय सेवाएं एवं स्थावर संपदा। स्थावर संपदा मतलब रियल एस्टेट, जमीन की खरीदी बिक्री समझिए। स्थावर संपदा यानी जमीन या भवन की खरीदी बिक्री, ये सबसे ज्यादा योगदान देता है, मैक्सिमम योगदान देता है किसमें, तृतीय क्षेत्र में। वैसे अगर द्वितीय क्षेत्र में बोल दिया जाए तो, है ना, द्वितीय क्षेत्र में निर्माण, विनिर्माण, विद्युत गैस आपूर्ति आता है। ठीक, तो विनिर्माण का सबसे ज्यादा योगदान है। द्वितीय क्षेत्र में किसका योगदान होगा सबसे ज्यादा, विनिर्माण का। विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग का होगा, बताया ना, चल संपत्तियों का होता है, ये मैक्सिमम है द्वितीय क्षेत्र में। इसी प्रकार से अगर कृषि क्षेत्र में दे जाएंगे तो क्या हो जाएगा, कृषि, वानिकी, एक साथ ऐसी दिया है, मैं आपको एक ही साथ दिखा रहा हूं, कृषि, वानिकी एवं मत्स्य, ये तीनों को एक साथ दिया है, खनन उत्खनन को छोड़ जाता है, ये तीनों को सबसे ज्यादा योगदान है। कृषि एक साथ ही लिखना, जैसे लिखवाए वैसे लिखना। ठीक, तो याद हो जाएगा। पूरे इंडिया में अगर सर्विस सेक्टर में सबसे ज्यादा वस्तु सेवा का उत्पादन कहां होता है, तो रियल एस्टेट और फाइनेंशियल सर्विसेज, बीमा, बैंकिंग को भी फाइनेंशियल सर्विसेज बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया। छत्तीसगढ़ के संदर्भ में देखेंगे तो द्वितीय क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र में जानते हैं विनिर्माण हावी रहता है। विनिर्माण में याद रखना लघु उद्योग, है ना, मध्यम उद्योग और सूक्ष्म उद्योग, सीजीपीएससी 16 में आए हैं। लघु, मध्यम और बृहद उद्योग को इसी में शामिल करते हैं। हम लोग पढ़ते हैं ना आर्थिक इसमें कि विनिर्माण में क्या क्या आता है, लघु उद्योग, मध्यम उद्योग और लघु, मध्यम, बृहद, स्मॉल, मीडियम और मेगा इंडस्ट्री। आई बात समझ में, ये इसी का सबसे ज्यादा योगदान है। सेवा क्षेत्र में देखेंगे, सेवा क्षेत्र में स्थावर संपदा और आवास गृह, भारत जैसा ही है। सेवा क्षेत्र में क्या आएगा, स्थावर संपदा प्लस आवास गृह, है ना, रेस्ट हाउस जो है, आवास गृह, इनसे क्या आता है, वस्तु सेवा का उत्पादन ज्यादा होता है। ठीक है। कृषि क्षेत्र में देखेंगे तो खनन एवं उत्खनन हो सकता है। काउंट करते समय इसको अगर ना दे रहे हैं तो आपको इसके बाद लगाना है, इसके बाद फसलों को लेना है इसके बाद। ठीक है, दूसरे नंबर में क्या है आपका, फसलों का। खनन उत्खनन ना हो तो मैं बोल रहा हूँ, अगर खनन उत्खनन ना हो कृषि क्षेत्र में तो आपको फसलों को आंसर लेना पड़ेगा। ठीक है, कभी कभी इनमें से किसका योगदान ज्यादा करके भी पूछ देता है ना, तो खनन उत्खनन ना हो तो किसको लेना है, फसलों को लेना है। आई बात समझ में। तो ये था फुली अपडेटेड आपका नोट्स। आने वाले क्लास में भी बिल्कुल आपके नोट्स ऐसे ही रहेंगे, अप टू डेट रहेंगे, कहीं पर डाटा के मामले में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। आई बात समझ में। तो दोस्तों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पूरे डिटेल से अर्थव्यवस्था के जो प्रकार है, पूंजीवादी, समाजवादी, है ना, विकासशील, है ना, अल्प विकसित, विकसित, इस टाइप के जितने भी कैटेगरी क्लासिफिकेशन है अर्थव्यवस्था के, उसको पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।